दोस्तों 4 चरण का चुनाव हो गया है। 2024 लोकसभा का 3 चरण बाकी है। कौन आगे आ रहा है, कौन पीछे है, कौन सरकार बना रहा है, क्या मोदी जी तीसरी बार सरकार बना रहे हैं या राहुल गांधी कुछ करने वाले हैं, बात इसी पे करेंगे। तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं सुनो डायलॉग्स। दोस्तों बात ऐसी है, किसी भी देश की राजनीति के अंदर अगर वहां के लोग इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो वो देश बर्बाद होना तय है। क्योंकि जिस देश के लोग, किसी भी देश के लोग अगर इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो वहां पर सरकारें भी ऐसी ही बनेगी और वहां के जो चुन के लोग आएंगे वो लोग भी काम भी ऐसा ही करेंगे, क्योंकि उनकी जवाबदेही नहीं होगी। जवाबदेही कब होती है? जवाबदेही तब होती है जब उस देश का नागरिक अपने देश की राजनीति को समझता है, उस पर बोलता है और बात करता है। तो आप लोग मेरे हिसाब से इस बात से इत्तेफाक जरूर रखेंगे, क्योंकि देश की राजनीति के लिए पब्लिक है उसका थोड़ा सा डोमिनेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सवाल पूछना बहुत जरूरी है सरकार से। तो दोस्तों भारत के अंदर 10 साल श्री नरेंद्र मोदी जी का शासन रहा और लोग जानते हैं, अपने तरीके से मानते हैं कि उन्होंने काम भी किया है और वो दिखता भी है। दिखता कहाँ पे दिखता है? वो रोड। आप जब रोडों पे चलते हैं तो आपको दिखता है हाँ विकास हुआ है। आप जब रेलवे पे चलते हैं तो आपको दिखता है हाँ विकास हुआ है। जो सफर 12-12 घंटे का था वो सफर 8 घंटे 6 घंटे में सिमट रहा है। जो ट्रेनें 20-20 घंटे लेट होती थी वो ट्रेनें या तो लेट नहीं है, अगर होती भी है कोई एक आधी ट्रेन लेट तो वो भी अच्छी खासी स्पीड से चलती है। दूसरा विकास दिखता है गांव के क्षेत्र में कि लोगों को 81 करोड़ लोगों को आज भी राशन फ्री मिल रहा है। विकास दिखता है कि उज्ज्वला योजना का सिलेंडर मिल रहा है। लोगों में अगर आप बात करोगे तो जरूर मानेंगे कि 5 लाख तक का मुफ्त जो इलाज है हर किसी के लिए मिल रहा है। बहुत बड़ा इफेक्ट लोगों के ऊपर डाल रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप जब भी किसी अगर नरेंद्र मोदी जी का कोई भी विरोधी भी है वो भी इस बात को मानता है। अगर सबसे बड़ा कोई विरोधी है, सबसे बड़ा कोई विरोधी, तो वो ये जरूर मानता है कि हाँ इस सरकार के अंदर रोड रेलवे का विकास हुआ है, और कुछ वो माने ना। तो दोस्तों नरेंद्र मोदी के साथ ये है। और दूसरा जो विपक्ष का नैरेटिव ये है कि बीजेपी ने जो 400 पार का नारा दिया है तो वो 400 पार लेकर करेगी क्या। विपक्ष कहना चाहता है कि 400 पार लेकर बीजेपी जो है कि वो संविधान खत्म कर देगी और आरक्षण खत्म कर देगी, जो कि ये बात कुछ बैठ नहीं रही। क्योंकि अगर बीजेपी को संविधान में कोई संशोधन करना होता या आरक्षण खत्म करना होता वो अभी कर सकती थी, क्योंकि फुल मेजोरिटी सरकार है और साथ में एनडी जो इनका गठबंधन है उसमें भी फुल मेजोरिटी 350-370 के आसपास ये अभी है। तो ये बात तो कुछ बैठ नहीं रही। अब दोस्तों बात करते हैं कि 4 चरण का चुनाव हो गया है और चुनाव किस तरफ जा रहा है। देखिए हमारे देश के अंदर बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक है, बहुत अच्छे पत्रकार है, वो भी मुझे लगता है कि इस चुनाव को एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि चुनाव के बीच में रहा हूं, मैंने चुनाव संपन्न कराया, चुनाव मैंने देखा है, इसलिए मैं बताना चाह रहा हूं। देखिए आपने भी देखा होगा चुनाव होने से 2 महीने पहले बीजेपी का नैरेटिव पूरा पीक पे था। राम मंदिर बना, मंदिर का हमारे यहाँ इनॉग्रेशन हुआ, यानी कि मंदिर का उद्घाटन हुआ, बहुत जबरदस्त पीक बना। उसके बाद थोड़ा सा नैरेटिव कांग्रेस या राहुल गांधी ने अपनी तरफ खींचा, कहा बेरोजगारी के मुद्दे पर। लेकिन उस मुद्दे पर राहुल गांधी टिक नहीं पाए, वो मुद्दा थोड़ी देर बाद ध्वस्त हो गया, क्योंकि बार बार भी राहुल गांधी ने बेरोजगारी का मुद्दा छोड़कर एकदम से आरक्षण खत्म कर देंगे और जो आपकी संपत्ति का बंटवारा हम करेंगे, ये न्याय पत्र की घोषणा कर दी। तो मेरा मानना है कि कांग्रेस अपने मुद्दों से भटक गई, और कांग्रेस का अपने मुद्दों से भटकते ही तुरंत बीजेपी यानी कि नरेंद्र मोदी एकदम से फुल स्पीड के अंदर चुनाव के अंदर दौड़ने लगे। कांग्रेस के पास चांस था कि वो अपनी सीटें बढ़ा सकती थी, सरकार तो नहीं बना सकती थी लेकिन अपनी सीटें बढ़ा सकती थी, अच्छा चांस था और राहुल गांधी को स्थापित कर सकती थी। लेकिन कांग्रेस ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी। और आप अब देख रहे होंगे कि पहले चरण के में थोड़ी सी हाइप बनी थी, लेकिन पहले चरण के बाद एकदम से राहुल गांधी बैकफुट पे हो गए, बल्कि गायब भी हो गए समझिए। और नरेंद्र मोदी जी तुरंत मीडिया के अंदर है, लोगों के अंदर है। चर्चा किस बात पर होती है? नरेंद्र मोदी की बात होती है, राहुल गांधी की बात पर चर्चा होती नहीं, बल्कि पब्लिक राहुल गांधी को सीरियस लेती नहीं। क्योंकि मैं भी उसी पब्लिक का हिस्सा हूं और राहुल गांधी को कोई सीरियस लेता नहीं। केवल लेता वो है
जो है तो कांग्रेसी कार्यकर्ता है, कांग्रेस के थोड़ा टच में, और कोई राहुल गांधी को सीरियस लेता नहीं। और इसमें सबसे बड़ी गलती है सीरियस ना लेने की, और राहुल गांधी है, क्योंकि राहुल गांधी किसी भी एक मुद्दे पर टिक नहीं पाते हैं, वो नैरेटिव बिल्कुल गढ़ ही नहीं पाते हैं। राहुल गांधी चुनाव स्टार्ट होने से पहले बेरोजगारी, महंगाई ये मुद्दा बनाना चाहिए था, ये बनता। बेरोजगारी इस देश के अंदर है, अभी से नहीं, कांग्रेस के टाइम में भी थी, अब भी है। बेरोजगारी मुद्दा बनता, क्योंकि हर आदमी को रोजगार की जरूरत है। लेकिन कांग्रेस अपने इस मुद्दे पर टिक नहीं पाई। कांग्रेस ने एकदम से लाइन पकड़ ली कि जनसंख्या गणना होगी, किस जाति की कितनी जनसंख्या ये बताई जाएगी, और संपत्ति का बंटवारा होगा, यहाँ पे पहुंच गए। अब आप देखिए कि हिंदुस्तान का पढ़ा लिखा युवा, देखो जो गांव के अंदर है, जो कम पढ़े लिखे हैं, वो शायद जाति के अंदर मानते हैं, लेकिन ज्यादातर हिंदुस्तान का पढ़ा लिखा हुआ युवा अब जाति के अंदर नहीं पढ़ना चाहता, जाति की बात नहीं करना चाहता। मेट्रो सिटी के अंदर तो हिंदुस्तान का जितना भी पढ़ा लिखा युवा है, युवती है, या जितने भी व्यक्ति है पढ़े लिखे, वो जाति को मानते ही नहीं। धीरे धीरे जाति खत्म होने जा रही। तो राहुल गांधी जी के पास जो मुद्दा था, क्या मुद्दा था? बेरोजगारी का। उसे सब लोग मानते हैं, हर एक जाति मानती है उस मुद्दे को। हाँ, बेरोजगारी जो है देश के अंदर थोड़ी बढ़ रही है, और वो मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता था, लेकिन कांग्रेस के रणनीतिकार पता नहीं क्या करते हैं, उन्होंने अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली और जातिगत जनगणना का वो दिया। जातिगत जनगणना इस देश के अंदर मात्र 10% लोग चाहते होंगे, वो यूपी के पिछड़ेपन वाले हैं, बिहार के लोग, और कोई इस देश के अंदर जातिगत जनगणना पसंद नहीं करता। पढ़ा लिखा तबका तो बिल्कुल पसंद नहीं करता, और ये किसी ने सबने सिरे से खारिज कर दिया। दूसरा जो मुद्दा बनाया कि हम जो वेल्थ है उसका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली करेंगे, वो तो बिल्कुल फेल हो गया। क्योंकि आप ये माने, बीजेपी ने उसका बहुत अच्छे से काउंटर किया। कैसे? कि अगर मैं कमा रहा हूँ और मेरे मरने के बाद या मेरे जाने के बाद मेरी संपत्ति 50% मेरे घर वालों को और 50% जो है दूसरों को बांट दी जाएगी, तो भाई कौन चाहेगा? कोई नहीं चाहेगा, ये अमेरिका तो है नहीं। तीसरा जो समस्या ये रहेगी, कांग्रेस के बयानवीर, कांग्रेस के अंदर एक से एक झंडू आदमी भरे पड़े। मैं तो ये झंडू ही कहूंगा, कि मैं जो है कोई इतना बड़ा वो तो है नहीं कि मैं उन चीज़ों को सोच बोलूँ। झंडू आदमी जो कांग्रेस के पैर पे गुलाड़ी मारते हैं। और सबसे बढ़िया बात यह कि गांधी परिवार भी उन लोगों को पसंद करता है, तो दुर्गति होनी तय है, क्योंकि ऐसे लोगों को पसंद करते हैं। अब आप देख लीजिए, 5वां चरण का चुनाव 20 तारीख को होने जा रहा है, 4था चरण हो गया है। राहुल गांधी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहीं इंटरव्यू नहीं दे रहे। मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी ने हार मान ली है। अब आप देखिए, मुझे लगता था कि वायनाड के बाद राहुल गांधी को रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। मेरा मानना यह है कि बहुत बड़ी गलती कर दी। रायबरेली अगर वे जीत भी गए तो बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि राहुल गांधी की बहन यानी प्रियंका वाड्रा को अब पूरा फोकस अमेठी और रायबरेली पर लगाना पड़ रहा है, जिससे कि राहुल गांधी वहां जीत जाए। पूरे देश को छोड़कर केवल और केवल राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा इस समय रायबरेली पर फोकस कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बीजेपी की बहुत बड़ी रणनीति कामयाब हो गई। जो लोग कह रहे थे कि राहुल गांधी नहीं लड़ेंगे, बीजेपी इसलिए बार बार ये नैरेटिव बना रही थी कि ये भाग जाएंगे, ये डरपोक है, नहीं लड़ेंगे, और मजबूरन कांग्रेस को राहुल गांधी को अपना रायबरेली या अमेठी से उम्मीदवार बनाना था, तो उन्होंने रायबरेली को चुना, रायबरेली से उम्मीदवार बनाया। तो बीजेपी की बहुत बड़ी रणनीति कारगर हो गई, क्योंकि बीजेपी को था कि जरूर बनना चाहिए, जिससे कि ये देश के किसी और हिस्से में प्रचार ना कर सके, और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को रायबरेली और अमेठी में उलझा के रख दिया। मेरा मानना ये है, ये बीजेपी की बहुत बड़ी रणनीति जीत है। आपने देखा होगा, इसमें प्रियंका गांधी ने डेरा डाला हुआ है, कहां पे? रायबरेली और अमेठी में। चौथे चरण के अंदर प्रियंका गांधी पूरे देश के अंदर कहीं चुनाव प्रचार करने नहीं गई। तब से राहुल ने नामांकन दाखिल किया है, तब से प्रियंका गांधी अमेठी और रायबरेली के अंदर डेरा डाले बैठी हुई है। तो बीजेपी की मुझे लगता है कि यह रणनीति बिल्कुल कामयाब हो गई है। तो दोस्तों, अब आपको भी लग रहा होगा कि राहुल गांधी या विपक्ष का कोई भी नेता कहीं दिखाई नहीं दे रहा। पूरी मीडिया में इस समय छाए हुए हैं वह नरेंद्र मोदी। और मुझे लग रहा, शायद गलत हो सकता हूँ, लेकिन मुझे तो ये लग रहा 99% मैं भी, क्योंकि मैं भी चुनाव करा के आया हूँ, चुनाव मैंने देखा है, तो मुझे लग रहा कि बीजेपी बहुत अच्छे मार्जिन से तीसरी बार
सरकार बनाने जा रही है, और कांग्रेस और जितना भी विपक्षी गठबंधन है वो ये बात जान चुका है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये एनालिसिस कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारी बातें में अगर कोई खराबी दिखाई दी हो तो वो भी बताइएगा, जिससे हम आगे वीडियो में ठीक कर सकें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय श्री राम, राम राम।